गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। लेटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति चूना तथा सिलिका के निक्षालन से हुई है और लेटेराइट मिट्टी में लौह, चूना और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी में लोहा, चूना और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं या फिर इनकी कमी पाई जाती है। देखिए, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो लेटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति चूना और सिलिका के निक्षरण से हुई है। इसमें लोहा, चूना और एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंश तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर उल्टा फुल्टा कर सकते हैं ऊपर नीचे। आपको पता होना चाहिए किस में पोटास, चूना, कार्बनिक तत्वों की कमी होती है, किस में अधिकता होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। तो जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में प्राचीन जलोढ़क के सामने खादर लिखा है, नवीन जलोढ़क के सामने बांगर। बताइए कौन सा सुमेलित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिट्टी पुरानी जलोढ़ है और कौन सी नवीन जलोढ़। तो जो पुरानी जलोढ़ है उसको बांगर बोलते हैं, नई या नवीन जलोढ़क को खादर कहते हैं। दोनों में से कोई भी सुमेलित नहीं है, गलत है दोनों के दोनों। डी है इसका आंसर। सॉरी फॉर दिस, डी है इसका आंसर। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः देखिए नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा तथा केरल के तटवर्ती प्रदेशों में 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसे 2 वर्गों में या 2 भागों में विभक्त किया गया है, बांगर और दूसरी है खादर। प्राचीन जलोढ़क को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़क को खादर। ठीक है, खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, वो वहाँ क्या लिखा था, नवीन जलोढ़क के सामने बांगर लिखा था, जो कि गलत है क्योंकि नवीन जलोढ़क तो खादर है ना। एलुवियल सॉइल बोलते हैं इसको और भारत में सबसे ज़्यादा है ये मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। जलोढ़ मिट्टी में चूना, कार्बनिक तत्व और पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी गन्ना, धान, गेहूँ और तिलहन के लिए उपयुक्त होती है। अच्छा, लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या होता है, काजू होती है, टेपिकोया होता है, ये सब होता है ना। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल में धान, गन्ना, गेहूँ, तिलहन यही सब तो होता है, करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट। और जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है, ये वाला भी सही है। और जलोढ़ मिट्टी में चूना, कार्बनिक तत्व और पोटास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तीनों के तीनों स्टेटमेंट एग्जैक्ट करेक्ट हैं। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो जलोढ़ मिट्टी में चूना, कार्बनिक तत्व तथा पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि देखा जाए तो इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। गन्ना, धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन आप उगा सकते हो एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट एक बार फिर से बताना है कि इनमें से उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित हैं। अब इन विशेषताओं को पढ़ते हैं। यह नवीन तथा अविकसित मिट्टी है। इसमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें अम्लीय गुण निहित होते हैं। अब बताइए इनमें से किस मिट्टी की बात हो रही है। अम्लीय गुण इम्पोर्टेंट है अगर आपको चाय की खेती करनी है तो। ठीक है, तो जीवाश्म प्रचुर मात्रा में है। मरुस्थलीय मिट्टी में तो जीवाश्म की कमी है। ठीक है, लाल मिट्टी में जीवाश्म कम है। नवीन एवं अविकसित मिट्टी है। ठीक है, अम्लीय गुण निहित है। तो चाय वाय की खेती अधिकतर ये ज़्यादा लग रहा है, पर्वतीय मिट्टी लग रही है ये। ठीक है, तो देखिए उपर्युक्त सभी विशेषताएं पर्वतीय मृदा से संबंधित है। और एक बार फिर से क्षमा चाहेंगे क्योंकि फिर से एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ ए होगा, ऐसा होता नहीं है, आज कैसा हो गया पता नहीं। चलिए, तो देखिए यह नवीन तथा अविकसित मृदा है जो कश्मीर से अरुणाचल तक के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने का अभाव पाया जाता है। ठीक है, जबकि इसमें जीवाश्म जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें आप कर सकते हो सेब की खेती, नाशपाती की खेती। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी में अम्लीय गुण
निहित होते हैं, और चाय की भी। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाय की मिट्टी के लिए क्या वो होने चाहिए कारक। ठीक है, तो पानी जो है चाय की खेती के लिए चाहिए तो, लेकिन ढलान वाली मिट्टी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। क्षारीय मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता होती है। मॉलिसॉल प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में और उत्तर पूर्व के हिमालय के जंगलों में पाई जाती है। देखिए, क्षारीय मिट्टी है तो नाइट्रोजन की कमी होगी ना, उसमें अधिकता तो होगी नहीं। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला करेक्ट है, केवल बी है इसका आंसर। तो क्षारीय मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता नहीं होती, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, कमी होती है। मालिसॉल प्रकार की मिट्टी विशेषतः मोटी, द्विसंयोजी तथा दोहरी काली होती है। सूखने पर यह कठोर नहीं होती, और भारत में इस मृदा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों की कुछ मृदाएं तथा उत्तर पूर्व के तथा हिमालय के जंगलों की मृदाएं आती हैं, मालिसॉल मृदाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI की स्थापना कहाँ की गई। कहाँ पर है ये तो सारे के सारे राजस्थान के हैं। झीलों की नगरी है भारत में उदयपुर, और जयपुर है राजस्थान की कैपिटल। जोधपुर में है ये, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। तो मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI की स्थापना राजस्थान के जोधपुर में की गई है। मृदा अपरदन को रोकने संबंधी निम्नलिखित उपायों पर विचार करना है। सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेती करना, आवरण फसलें उगाना और मिश्रित खेती तथा शस्यानुवर्तन। अब बताइए, उपरोक्त उपायों में से कौन से उपाय मृदा अपरदन को रोकने में जो है काफ़ी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, PCS में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, UP PCS में, और स्टेटमेंट बनाकर ही पूछती है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोकना है तो बिल्कुल सीढ़ीदार खेत बनाकर आप कृषि करोगे तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है। समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेती से भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है। आवरण फसलें उगाना भी, मिश्रित खेती करना, शस्यानुवर्तन, ये तो सारे के सारे एकदम करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर, पढ़ते हुए लग रहे हैं तो करेक्ट होंगे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी उपाय मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, सारे उपाय करके, तथा इन सब उपायों को लागू करना आवश्यक है ताकि किसानों को अपरदन की समस्या तथा समाधान से अवगत कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में किस कारण से सिंचित क्षेत्रों की कृषि योग्य भूमि में लवणता की समस्या बढ़ रही है। अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग, अति धारण, अति सिंचाई या फिर आवरण फसलें उगाना। क्यों अति सिंचाई? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? देखिए, अत्यधिक सिंचाई से, अगर आपने पढ़ा हो बचपन में 9th 10th में, कैपिलरी एक्शन मतलब कोशिका क्रिया, अत्यधिक सिंचाई से कोशिका क्रिया को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो नमक है ना वो ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में जमा हो जाता है। इस प्रकार की समस्या हरित क्रांति के बाद पंजाब तथा हरियाणा के अति सिंचाई मतलब जहाँ सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है, अति सिंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और मृदा में लवणता की समस्या से निपटने के लिए जो है खेतों में जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। यह जीवमंडल नीचे जो है भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है, वेस्टर्न घाट में। इस नीचे में वायनाड वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई और नीलमपुर का सारा वन क्षेत्र, ठीक है, सारा वन क्षेत्र से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिंधुवानी पहाड़ियाँ शामिल हैं। अब आपको बताना है कि उपरोक्त विश्लेषण निम्नलिखित में से किस जैव मंडल या जीव मंडल निश्चय के बारे में है। शेषाचलम हिल्स, मन्नार की खाड़ी, अगस्त्यामलई या नीलगिरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। यह है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उपर्युक्त तीनों जो विश्लेषण है ऊपर का, वो 3 राज्यों में विस्तृत नीलगिरी जैव मंडल नीचे या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित है।
ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जीव मंडल निचय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्तमान में भारत में 17 जीव मंडल निचय हैं, मतलब 17 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में कुल 12 जीव मंडल निचयों को यानी 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। नीलगिरी भारत में स्थापित प्रथम जैव मंडल निचय था, यानी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था भारत का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो बिल्कुल था ये। और वर्तमान में भारत में कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व को जो है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया है। और 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हुआ है भारत का मध्य प्रदेश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, दूसरा वाला करेक्ट है। और वैसे भारत में कुल वर्तमान स्थिति कहती है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, 17 नहीं है, गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट एलिमिनेट करोगे। देखते हैं कितने कटेंगे। ये गया, ये गया, ये भी गया, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कथन एक असत्य है। वर्तमान में कुल 18 जीव मंडल निचय हैं, यानी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं टोटल। कौन कौन से? सबसे पहला नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, मानस, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी और ग्रेट निकोबार, सिंपलीपाल, डिब्रू शेखोबा, दिहांग दिवांग, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अगस्तमलाई, अचानकमार, अमरकंटक, कच्छ, शीत मरुस्थल, शेषाचलम हिल्स और पन्ना टाइगर रिजर्व। यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व जो है भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। और वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और नीलगिरी भारत में स्थापित प्रथम जीव मंडल निचय था, बायोस्फीयर रिजर्व था। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, 1986 में। तो ये सब पता होना चाहिए। और जितने 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये पता भी होना चाहिए आपको कहाँ कहाँ है। ठीक है, जैसे कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में हो गया, अचानकमार अमरकंटक। देखिए, जो अगर अचानकमार है केवल तो वो है छत्तीसगढ़ में, अचानकमार अमरकंटक उसके आगे लग गया तो वो है मध्य प्रदेश में, डिब्रू सैखोवा असम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय, मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के 10 प्रश्न थे, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ, कुछ बड़े स्टेटमेंट के साथ। इनकी प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना। धन्यवाद।